हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं केमिस्ट्री का, दैट इज़ एस ब्लॉक। अब कुछ लोग बोलेंगे 8वां चैप्टर तो एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 1 एंड 2 है, तो जो एलिमेंट्स है ग्रुप 1 और 2 में उनको हम क्या बोलते हैं, कौन से ब्लॉक में आते हैं वो? एस ब्लॉक के ना। तो थोड़ा छोटा टाइटल लिखने दो। तो एस ब्लॉक जो चैप्टर है ये पूरा का पूरा लर्निंग चैप्टर है, और जितना ज़्यादा आप इसके लिए एनसीईआरटी रीड करोगे, आई एम नॉट सेइंग टेक्स्ट बुक, बोर्ड की टेक्स्ट बुक नहीं बोल रहा हूँ मैं, इसके दो कारण हैं, दोनों कारण बताऊंगा, टेंशन मत लो। जितना ज़्यादा आप इसके लिए एनसीईआरटी रीड करोगे उतना ही ज़्यादा बेटर होगा। अगर आप बोलो कि आप सिर्फ लेक्चर को देख लो, अच्छे से सब कुछ समझ लो, नो इट्स नॉट पॉसिबल। वाई? क्योंकि ये लर्निंग लेक्चर है। मैं कोशिश तो करूँगा कि सारे पॉइंट्स कवर कर लूँ, बट फिर भी कुछ पॉइंट्स अगर छूटते हैं तो आप जब एनसीईआरटी रीड करोगे तो उन पॉइंट्स को कवर कर पाओगे। तो एटलीस्ट कुछ चैप्टर हैं जिनके लिए एनसीईआरटी रीड करना मस्ट है। आप पीरियोडिक टेबल के लिए नहीं करोगे चलेगा, आप स्ट्रक्चर ऑफ एटम के लिए नहीं करोगे चलेगा, आप केमिकल बॉन्डिंग के लिए नहीं करोगे तो भी चलेगा, बट आप इसके लिए ना करो ये गड़बड़ है। मोल कंसेप्ट के लिए नहीं करोगे चलेगा, बट कुछ चैप्टर है जिनके लिए मस्ट है एनसीईआरटी रीड करना। फॉर एग्जांपल एस ब्लॉक, पी ब्लॉक और न्यूक्लियर केमिस्ट्री, ये सारे चैप्टर कुछ ऐसे हैं कि इनका मतलब अगर आप एनसीईआरटी नहीं रीड करोगे तो आप एग्जाम में जो क्वेश्चन सीधा सीधा रिएक्शन को लेके आ जाते हैं उनको मिस कर ले जाओगे। वैसे ही सारे चैप्टर को रीड करना जरूरी होता है, मतलब केमिकल बॉन्डिंग से भी कभी कभी स्ट्रक्चर वगैरह एनसीईआरटी से सीधा पूछ लेता है ना। तो चैप्टर तो सारे जरूरी होते हैं, बट ये मस्ट होते हैं, इनको करना ही करना है। तो इस ब्लॉक जो एनसीईआरटी में है वो दो चैप्टर में डिवाइडेड है, एक है हाइड्रोजन। अच्छा, हाइड्रोजन को अलग से स्टडी क्यों करते हैं हम लोग, और एक है एस ब्लॉक। ये दोनों चैप्टर कंबाइंड करके आपके बोर्ड की बुक में दिया हुआ है, एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 1 एंड 2, ऐसा कंबाइन करके आपको दिया हुआ है। एनसीईआरटी में सीधा 12th में दिया है पी ब्लॉक, या 11th में ही दिया है पी ब्लॉक, बट आपको आधा पार्ट पी ब्लॉक का 11th में दिया है। अब आपकी बोर्ड की बुक में क्या किया, पी ब्लॉक में आधा पार्ट इस साल दिया है और आधा पार्ट अगले साल दिया है, बट एनसीईआरटी में कैसा इसी साल में खत्म कर दिया पी ब्लॉक, या यूँ बोले अगले साल में, है ना। तो यही फर्क होता है बोर्ड की बुक में और एनसीईआरटी के बीच में। तो आई होप आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा। हाइड्रोजन एक्चुअली जो एलिमेंट है वो ग्रुप 1 में तो रखा गया है एटॉमिक नंबर के बेसिस पर, बट वो ग्रुप नंबर से सिमिलरिटीज नहीं दिखाता है, बट उससे ज़्यादा वो डिससिमिलरिटीज भी दिखाता है। मतलब जैसे सोडियम की बात करें और लिथियम की बात करें तो वो दोनों एक दूसरे से काफ़ी सिमिलर है, बट हाइड्रोजन और बाकी सब एक दूसरे से काफ़ी अलग। क्यों? पहली बात तो हाइड्रोजन नॉन मेटल है, हाइड्रोजन के कई प्रॉपर्टी हैलोजन के साथ मैच करती है, जैसे वैलेंसी 1 हैलोजन की प्रॉपर्टी है। तो मतलब कई सालों तक ऐसा डिस्कशन वगैरह चला था कि हम लोग हाइड्रोजन को हैलोजन में रख दे, कुछ लोगों ने रखा भी था, है ना। बट आगे चल के मतलब ऐसा माना गया कि यार एटॉमिक नंबर 1 है, ग्रुप 1 में रख दो, 1 2 3 4 सही हो जाएगा। बट आज भी हाइड्रोजन के ऊपर डिस्कशन चल रहा है कि उसको कहाँ रखे। तो इसके वजह से हाइड्रोजन एक अलग एलिमेंट है, तो उसको हम लोग अलग से स्टडी करते हैं। तो आज मैं हाइड्रोजन के बारे में जितना आपकी बोर्ड की बुक में दिया है वो कवर करूंगा, और अगर कुछ पॉइंट छूटता है तो उसको अगले लेक्चर में मैं बाकी सारे एलिमेंट्स को पढ़ाते समय कवर करूंगा। समझ में आया? मतलब आज हम लोग एनसीईआरटी का हाइड्रोजन चैप्टर पढ़ने वाले हैं। लर्निंग लेक्चर है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, ठीक है। आपको बस जो जो मैं लिख रहा हूँ वो नोट करना होगा और लर्न करना होगा। कई बार आपके हाथ दर्द करेंगे बट आपको रुकना नहीं है, ठीक है। पूरा लिखने के बाद ही रुकना है आपको। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले हम लोग हाइड्रोजन का बेसिक जानकारी ले लेते हैं। आप लोग जानते हो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास भी 1 होता है और एटॉमिक नंबर भी 1 होता है। हाइड्रोजन आता है अल्कली मेटल्स में, और इसके पास थोड़ी सी टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन को लूज करने की, ठीक है। इट हैज़ टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, बट उससे ज़्यादा इसकी टेंडेंसी होती है शेयरिंग करने की, कोवैलेंट बॉन्ड बनाने की, ठीक है। और इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है 1s1, और इसका सबसे सिंपलेस्ट स्ट्रक्चर होता है, इट हैज़ द सिंपलेस्ट एटॉमिक स्ट्रक्चर। पूरे पीरियोडिक टेबल में इससे सिंपलेस्ट स्ट्रक्चर किसी का नहीं है, ठीक है। सिंपलेस्ट एटॉमिक स्ट्रक्चर, इससे सिंपलेस्ट एटॉमिक स्ट्रक्चर किसी का नहीं है। अब ऐसा क्यों? क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है, और उसको भी बाहर निकाल दे तो ये बस एक प्रोटॉन है, और कुछ है ही नहीं ना। अगर आपने एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दिया तो बचा एक प्रोटॉन, बस वही तो है ना। हाइड्रोजन रह ही नहीं गया वो। तो इसकी टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन लूज करने की, बट उससे ज़्यादा इसकी टेंडेंसी होती है इट कैन शेयर अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, शेयर द इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है। अपने इलेक्ट्रॉन को ये शेयर कर सकता है ताकि वो कोवैलेंट बॉन्ड्स को बना सके, और ये रखा गया है अल्कली मेटल्स में।
it is placed at the top of the modern periodic table and also it has number of dissimilarities with alkali metals. Similarities with alkali metals. However, it also shows similarities with halogens. मतलब इसमें कोई आपको जादू वादू नहीं मिलने वाला है, जैसा हम लोग रेडॉक्स रिएक्शन में मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कैसा था, अभी इंजॉय करके पढ़ते थे, बट अभी मैं लिखते जाऊंगा, आप नोट करते जाना, पढ़ते जाना, ठीक है। सिमिलरिटी विथ हैलोजेंस, हैलोजेंस के साथ ये सिमिलरिटी दिखाता है, बट फिर भी इसको रखा गया है ग्रुप 1 में अल्कली मेटल्स के साथ। ग्रुप 1 मतलब अल्कली मेटल्स के साथ रखा गया, उसके साथ भी सिमिलरिटी है, बट उसके साथ साथ डिससिमिलरिटीज भी हैं। सबसे पहले तो बड़ी डिससिमिलरिटीज कि वहाँ पे नॉन मेटल आ गया। हाइड्रोजन एक नॉन मेटल है ना, जानते हो ना, नॉन मेटल है हाइड्रोजन। मतलब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल खत्म हो गया और मैंने सबसे बेसिक बात ही नहीं बताई कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड रखे गए हैं। अरे ये सब जानते हो, ये सब क्यों बताऊं मैं, ठीक है। हाइड्रोजन के ऊपर न्यूक्लियर चार्ज होता है, इट हैज न्यूक्लियस ऑफ चार्ज +1, ठीक है। तो इसके ऊपर, इसके न्यूक्लियस जो होता है उसके ऊपर चार्ज होता है +1 का, क्योंकि न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन होता है तो +1 का चार्ज है ना। पूरे एटम पे न्यूट्रल चार्ज होता है, उस पर कोई चार्ज ही नहीं होता है। अब ये कैसा एग्जिस्ट करता है, इट एग्जिस्ट इन डायटॉमिक फॉर्म। डायटॉमिक फॉर्म में ये एग्जिस्ट करता है। डायटॉमिक फॉर्म बोले तो H2 मतलब अरे 2 एटम्स हो गए ना, H और H के, तो डायटॉमिक फॉर्म बोलेंगे, और इसी को हम लोग बोलते हैं डाइहाइड्रोजन। अब जेई नीट में आपको क्या करता है, सीधा सीधा इसका रिएक्शन उठा के देगा और पूछेगा ये कहाँ का रिएक्शन है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि एक चीज़ को नोट करना, जहाँ बोलूँगा मार्क करो, मार्क करना, ठीक है। सो ये पहली शुरू की बातें हो गई। सबसे पहली ये अल्कली मेटल्स में रखा गया है, इसका सिंपलेस्ट एटॉमिक स्ट्रक्चर है, इसकी टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन को लूज करने की। क्या हमें ये रटना है? नहीं, बिल्कुल नहीं। कौन बोला रटने? जो रटना है वो मैं बताऊंगा। ये इलेक्ट्रॉन को शेयर करके कोवेलेंट बॉन्ड बनाने में ज़्यादा माहिर होता है। अब ये सब तो जानते ही हो ना, इलेक्ट्रॉन शेयर ही करेगा, एक इलेक्ट्रॉन रहता है। तो ये प्लेस्ड किया गया है सबसे टॉप पे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के, और इसको कहा जाता है इसके कई सारी डिससिमिलरिटीज भी हैं अल्कली मेटल्स के साथ, और साथ ही में कुछ सिमिलरिटी है हैलोजेंस के साथ, बट इन सभी के बावजूद इसको रखा गया है ग्रुप 1 में, ठीक। अब इसके कई सारे कारण हैं, डिस्कशन वगैरह नहीं करेंगे हम उस पर। सबसे पहली बात तो मॉलिक्यूलर फार्मूला वगैरह भी सेम था, तो कई सारी डिस्कशंस हैं, बट लास्ट में इसको ग्रुप 1 में रखा गया क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर भी 1 था, है ना। तो वहाँ से शुरू करें। वैसे अगर फ्लोरीन के ऊपर रखते तो भी कोई दिक्कत नहीं थी, बट स्टिल इट हैज़ बीन चूजन टू प्लेस इन द ग्रुप 1। इट हैज़ न्यूक्लियस चार्ज ऑफ +1। न्यूक्लियस के ऊपर इसके चार्ज होता है +1 का। अब क्या ये रटना है? अरे ये रटोगे। अब न्यूक्लियस में क्या होता है यार, प्रोटॉन न्यूट्रॉन। कितने प्रोटॉन हाइड्रोजन में? 1 प्रोटॉन, क्योंकि एटॉमिक नंबर 1, तो +1 रहेगा ना, ये भी रटोगे। अब ये एग्जिस्ट करता है डायटॉमिक फॉर्म में। डायटॉमिक फॉर्म मतलब 2 एटम्स के फॉर्म में। अगर ऑक्सीजन की बात करें तो उसका डायटॉमिक फॉर्म O2 है ना, और वैसे ही इसका H2 है, और H2 को हम बोलते हैं डाइहाइड्रोजन। डाइहाइड्रोजन के बारे में भी आपको बहुत कुछ पढ़ना है आज, ठीक है। तो शुरुआत की बातें आई होप आपको समझ में आई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हाइड्रोजन की ऑकरेंस देखते हैं हम लोग, कैसे पाया जाता है हाइड्रोजन। सो आप लोग जानते हो हाइड्रोजन एक बहुत ही एबेंडेंट एलिमेंट है, क्योंकि पूरी दुनिया में ही ये प्रेजेंट है। जब आप कहीं पर भी चले जाओ, हर जगह हाइड्रोजन है। जहाँ पानी वहाँ हाइड्रोजन, तो पानी हर जगह है तो हाइड्रोजन भी हर जगह ही होगा, ठीक है। तो ये फ्रीली कैसे एग्जिस्ट करता है? इट एग्जिस्ट, ओके ऐसा लिखो जैसा आपके टेक्स्ट बुक में लिखा है। इन द फ्री स्टेट हाइड्रोजन एग्जिस्ट एज डाइहाइड्रोजन गैस। डाइहाइड्रोजन गैस की तरह ये एग्जिस्ट करता है फ्री स्टेट में, दैट इज H2, ठीक है। ये काफ़ी मोस्ट अबेंडेंट एलिमेंट है। हाइड्रोजन इज द मोस्ट अबेंडेंट एलिमेंट इन द यूनिवर्स, एंड हाइड्रोजन मेक्स 70% ऑफ द टोटल मास ऑफ द यूनिवर्स। समझ रहे हो? यूनिवर्स बोल दिया भाई,
रटना है अभी, ये आपको रटना है, 70% रटना है, सीधा सीधा आ जाएगा नीट में, जेई में आया भी है, दिखाता हूँ आपको बाद में। हाइड्रोजन जो है वो इतना ज़्यादा एबेंडेंट है, एबेंडेंट मतलब बहुत ज़्यादा पाया जाने वाला, ठीक है, एबेंडेंसी मतलब चांसेस उसको मिलने के। तो यहाँ पे हाइड्रोजन जो है वो पूरे यूनिवर्स का 70% बनाता है। मतलब अगर पूरा वजन यूनिवर्स का लेट्स से 100 किलो है बहुत कम हो गया, 100 किलो करोड़ केजी, ठीक, तो उसमें से 70 करोड़ अपना हाइड्रोजन का बना हुआ रहेगा, समझ लो अब, ठीक। तो 70% टोटल मास जो है यूनिवर्स का, उसमें से 70% हाइड्रोजन का हिस्सा है। तीसरा, हाइड्रोजन इज द बेसिक नहीं बोल सकते, हाइड्रोजन इज द फंडामेंटल, ये आपकी बुक में लिखा है, प्रिंसिपल एलिमेंट इन द सोलार सिस्टम, प्रिंसिपल एलिमेंट इन द सोलार सिस्टम। पूरे सोलार सिस्टम में हाइड्रोजन सबसे प्रिंसिपल एलिमेंट है, ठीक है। हाइड्रोजन, ठीक है, ये चीज भी लिखो, ऑन द बेसिस ऑफ, ओके, ऑन द अर्थ हाइड्रोजन is 10th most abundant element on mass basis। अगर मास के बेसिस पे हम लोग देखें, इसका जो मास है उसके बेसिस पर देखें तो 10वां सबसे ज्यादा पाया जाने वाला एलिमेंट है ये। अब 9वां कौन है वो सब मुझे नहीं पता एलिमेंट ऑन मास बेसिस, अरे जो टेक्स्ट बुक में दिया है वो पढ़ो ना, अब आइंस्टाइन बनोगे कि टेक्स्ट बुक वाला तो सब जानते हैं, जो कोई नहीं जानता वो हमें बताओ। आजकल बहुत फैक्ट चैनल है, जाओ देखो वहाँ पे मिल जाएगा, ठीक। ऑन मास बेसिस एंड थर्ड मोस्ट अबेंडेंट एलिमेंट ऑन एटम बेसिस। एटम की बात करें तो जो इसका एटम है उसके बेसिस पर ये थर्ड मोस्ट अबेंडेंट है, और अगर इसके हम मास की बात करें तो उसके बेसिस पर ये 10th मोस्ट अबेंडेंट एलिमेंट है पूरे अर्थ पर। और फ्री स्टेट में ये डाइहाइड्रोजन गैस की तरह एग्जिस्ट करता है। पूरे यूनिवर्स का 70% मास हाइड्रोजन बनाता है। प्रिंसिपल एलिमेंट है ये सोलार सिस्टम का, और अर्थ पे 10वां मोस्ट अबेंडेंट एलिमेंट है मास के बेसिस पे। तीसरा मोस्ट अबेंडेंट एलिमेंट है एटम के बेसिस पे। तो आपको कुछ भी रटना नहीं है, समझना है, रीड करना है, रीड करना है, रीड करना है, रीड करना है, और कब रट जाएगा आपको पता नहीं चलेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, तो हम लोग पहले पोजीशन देखते हैं, जो अभी मैं बोल रहा था कि बहुत ही कंफ्यूजन था हाइड्रोजन की पोजीशन को लेके मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। तो इसकी पोजीशन की जो पूरी एम्बिग्यूटी थी उसको हम लोग अब डिस्कस करते हैं। सबसे पहला तो इसका एटॉमिक नंबर 1 था। तो अगर हम अल्कली मेटल्स की बात करें तो उनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो है वो होता है NS1। N क्या है, अब शेल नंबर हो सकता है किसी का भी। अब जैसे हाइड्रोजन है तो 1s1, लिथियम है तो 2s1, 3s1, 4s1, ऐसा आता रहेगा, इसलिए NS1। और वहीं हम अगर हाइड्रोजन्स की बात करें तो इसका होता है NS2, NP, NP5, MP5 नहीं रे, NP5। हाइड्रोजन्स का होता है NS2, NP5। अब अगर हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के बेसिस पे बात करें तो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन किससे सिमिलरिटी दिखा रहा है, अल्कली मेटल से। बट वहीं हाइड्रोजन की अगर रिएक्शन की हम लोग बात करें, उसके केमिकल बिहेवियर की बात करें तो वो सिमिलरिटी दिखा रहा था हाइड्रोजन से। बट अगर हम उसको हाइड्रोजन में रख देते तो उसको एक एक्सेप्शन माना जाता, तो फिर थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता पीरियोडिक टेबल। और दूसरी बात यह थी कि जो हाइड्रोजन था वो अगर एक इलेक्ट्रॉन ले लेता तो वो एक इनर्ट गैस बन जाता, और सेम टू सेम हम हाइड्रोजन को भी एक इलेक्ट्रॉन दे दे तो ये भी इनर्ट गैस बन जाता। तो लोगों ने कहा चलो हम लोग रख देते हैं हाइड्रोजन में ही चलेगा। लेकिन फिर बाद में ऐसा बहुत ही सारा डिसीजन लिया गया और फिर कहा गया कि हाइड्रोजन को एक सेपरेट एलिमेंट हम लोग मान लेते हैं। हाइड्रोजन को हम लोग ग्रुप 1 में रखेंगे बट उसको ग्रुप 1 से अलग मानेंगे। इसीलिए ग्रुप 1 में आप जब मेरे साथ चैप्टर को शुरू करोगे, अभी तो हम लोग हाइड्रोजन चैप्टर पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी का हाइड्रोजन चैप्टर पढ़ रहे हैं अभी, तो वहाँ पे शुरुआत होगी लीना के से। हाइड्रोजन को वहाँ पे हम लोग काउंट नहीं करेंगे, इसलिए हाइड्रोजन को अलग से पढ़ा जाता है। बट फिर भी इसको ग्रुप 1 में रखा गया ड्यू टू इट्स इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, दो इट वाज शोइंग सिमिलरिटी अकॉर्डिंग टू द केमिकल रिएक्शंस। जिस तरीके से हाइड्रोजन रिएक्ट करते उस तरीके से हाइड्रोजन भी रिएक्ट करता था। और हाइड्रोजन की यूनिकनेस क्या थी कि हाइड्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करके H+ के फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता था। हाइड्रोजन के पास कितना इलेक्ट्रॉन होता है, एक, अगर वो भी लूज कर दिया तो आगे जाएगा प्लस चार्ज। तो हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन लूज करके भी
हाइड्रोजन जो है वो एग्जिस्ट कर सकता था बट फ्री फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता था। ये H+ जो है ये H2O से रिएक्ट करता था और H3O+ के फॉर्म में एग्जिस्ट करता था। तो ये इसकी यूनिकनेस थी, मतलब एक इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद भी ये स्टेबिलिटी के साथ दूसरे के साथ रिएक्ट करके फ्रीली एग्जिस्ट करता था। अब आप H+ ढूंढने जाओ तो नहीं मिलेगा, H ढूंढने जाओ तो नहीं मिलेगा, H2 ढूंढने जाओ तो मिलेगा, डाइहाइड्रोजन गैस मिलेगी, H3O+ ढूंढने जाओ मिलेगा, ये सब आपको मिलेगा। बट H+ जो है वो इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद H+ तो बनता था। ये इसकी यूनिकनेस थी। क्या थी ये हाइड्रोजन की यूनिकनेस थी। बट ये फ्रीली एग्जिस्ट नहीं करता था, डज नॉट एग्जिस्ट फ्रीली। ये कई सारे एलिमेंट्स के साथ रिएक्ट होकर ऐसे फॉर्म में एग्जिस्ट करता था, जिसमें से एक एग्जांपल ये है, ऐसे फॉर्म में वो एग्जिस्ट करता था। ठीक है, सो फ्रीली एग्जिस्ट नहीं कर सकता था बट ऐसे एग्जिस्ट करता था। और अभी यहाँ पे रिसेंटली 2017 जनवरी में मेटा स्टेबल मेटेलिक हाइड्रोजन को डिस्कवर किया गया है। अब ये सारी न्यूज़ आती रहती है, छोड़ो इसको। अच्छा, मेटा स्टेबल क्या होता है? मेटा स्टेबल मतलब एक्साइट होने के बाद वाला स्टेट। मतलब H था, एक इलेक्ट्रॉन लूज किया तो ये एक्साइट हो गया तो H+ बन गया। तो इस स्टेट में एक मेटेलिक हाइड्रोजन की डिस्कवरी हुई थी 2017 में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में। बट जाने दो, उसके बारे में हम लोग डीप में नहीं जाएंगे क्योंकि उसकी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, जो प्राचीन काल से आपके टेक्स्ट बुक में है वो एग्जाम में आएगा। अच्छा, अब ये समझ में आया अल्कली मेटल में क्यों रखा गया? ड्यू टू इट्स इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। हैलोजन में क्यों रखना चाहते थे? क्योंकि हाइड्रोजन हैज सम सिमिलरिटीज। कौन सी सिमिलरिटीज? केमिकल। तो हाइलोजेंस की इसके साथ केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पर सिमिलरिटी थी, तो इसके लिए इसको हाइलोजेंस में भी रखना चाहते थे। बट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पे फाइनल डिसीजन लिया गया और अल्कली मेटल में रखा गया। बट ये भी डिसाइड हुआ कि हम लोग हाइड्रोजन को अलग से स्टडी करेंगे और आज हम लोग कर भी रहे। चलो आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन। सीधा क्वेश्चन आया था जेईई में। चलिए अब बात करते हैं आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन के बारे में। हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स है। अब आइसोटोप्स का मतलब तो आपको पता चल ही गया होगा, 8वीं से रट रहे हो। सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास नंबर, या फिर ऐसा भी कुछ लोग बोलते हैं सेम एलिमेंट हैविंग डिफरेंट एटॉमिक मासेस, चलेगा, टेक्स्ट बुक वाले नहीं बोले। सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास नंबर। तो हम तीनों आइसोटोप्स के बारे में बात करेंगे, टेंशन मत लो आप लोग। 3 आइसोटोप्स है हाइड्रोजन के, एक है H1, एक है H2, एक है H3। ये H1 तो हाइड्रोजन है, H2 होता है ड्यूट्रियम और H3 होता है टिट्रियम। क्या होता है? H2 होता है ड्यूट्रियम और H3 होता है टिट्रियम। ठीक है, सो ये आइसोटोप्स है। तो इनके बारे में हम लोग टेबल बनाते हैं और इनको अच्छे से डिस्कस करते हैं, जैसा कि आप लोगों की टेक्स्ट बुक में दिया गया है। ठीक है, सो लेट्स मेक अ टेबल। क्या पूरी जानकारी आपको याद रखनी है? नहीं, आपको आइसोटोप्स के नाम याद रखने हैं, ड्यूटेरियम, टिट्रियम, हाइड्रोजन। ठीक है, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन, ये सब याद करने की चीज़ नहीं है, ये सब अपने आप याद हो जाता है, लॉजिकल चीज़ें हैं ये। सो रटना नहीं है, मैं बार बार यही चीज़ का प्रूफ करना चाहता हूँ कि रटना नहीं है। ठीक है, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास नंबर, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, एबेंडेंस, स्टेबिलिटी। थोड़ी छोटी नहीं होगी स्टेबिलिटी? चलिए स्टेबल कर देते स्टेबिलिटी को। सो इनके बारे में आप न्यूक्लियर केमिस्ट्री और रेडियो एक्टिविटी में भी सीखोगे, बट फिर भी देख लो। आइसोटोप्स, पहले तो एक हाइड्रोजन ही है ना, हाइड्रोजन खुद ही है, हाइड्रोजन। फिर आता है ड्यूटेरियम, फिर आता है टिट्रियम। सिंबल्स की बात करें तो इसका सिंबल्स आप लोग ऐसा भी लिख सकते हो HDT, या फिर सिंबल्स ऐसे भी लिख सकते हो H11, H12, H13। ऊपर क्या दिखाता है? ऊपर दिखाता है एटॉमिक मास नंबर और नीचे दिखाता है एटॉमिक नंबर। या फिर इसको लिखने का एक और तरीका है H-1, H-2, H-3। ठीक है, ये इसका एक और तरीका है। सो जस्ट वेट अ मोमेंट। ठीक है, आपकी टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास नंबर, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, और यहाँ पे था एबेंडेंस, और यहाँ पे है स्टेबिलिटी। तो देखो मैं क्या बोल रहा था, मैं बोल रहा था ये सब रटने की चीज़ नहीं है। अब ये देखो आगे मैं आपको कैसे बताता हूँ, ट्रिक देखो। एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन का 111, एटॉमिक मास नंबर इसका 1 होगा, इसका एटॉमिक मास नंबर 2 होगा, इसका 3 होगा। n क्या होता है? n होता है A-Z। सही में? यस। तो इसका क्या? 0, इसका क्या? 1, इसका क्या? 2। n क्या होता है भाई? भूल गए? A-Z। तो याद रखो हाइड्रोजन में कोई भी न्यूट्रॉन नहीं होता है, ओनली एलिमेंट विथ नो न्यूट्रॉन। हाइड्रोजन, रेड पेन से
या ब्लैक पेन से, हाइड्रोजन इज ओनली एलिमेंट विथ 0 न्यूट्रॉन। याद रखो, हाइड्रोजन इज द ओनली एलिमेंट विथ 0 न्यूट्रॉन। कौन सा वाला? H1 वाला। ठीक है, एबेंडेंसी कितनी है इसकी? है 99.98। एबेंडेंसी आपको याद नहीं करनी है, टेंशन मतलब 0.015%, और इसका भी ट्रेस किया जा रहा है, कुछ कंफर्म नहीं कह सकते हम लोग। ठीक है, स्टेबिलिटी की बात करें तो पहले दोनों स्टेबल है, ये आपको याद करना है, याद करना है, याद करना है। और लास्ट वाला है रेडियो एक्टिव, स्टेबल नहीं है ये। चलो फिर से समझते हैं। आइसोटोप्स 3 है, एक है हाइड्रोजन, एक है ड्यूट्रियम, एक है ट्रिटियम। सिंबल्स की बात करें तो HDT बोल सकते हो, H-1, H-2, H-3 बोल सकते हो, H11, H21, H31 भी बोल सकते हो। एटॉमिक नंबर तीनों का 1, एटॉमिक मास 1 2 3, न्यूट्रॉन H1 में 0, H12 में 1, H13 में 2, एबेंडेंस 99%, 0.01%, और इसको ट्रेस किया जा रहा है। एक स्टेबल है, दूसरा भी स्टेबल है। हाइड्रोजन और ड्यूट्रियम स्टेबल है, ट्रिटियम रेडियो एक्टिव है। सीधा क्वेश्चन आएगा इसका, ये रट लेना, स्टेबिलिटी जरूर रट लेना, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, और सिंबल्स, और नाम। अच्छा, एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, हाइड्रोजन का ही दूसरा नाम है प्रोटियम। कौन सा? H1 वाला। H1 वाले हाइड्रोजन का ही दूसरा नाम है प्रोटियम। ठीक है, अब देखो आपको जेई में कुछ क्वेश्चन आए थे, जैसे एक क्वेश्चन था कि हाइड्रोजन के आइसोटोप्स कौन कौन से, 2019 में आया था। ऑप्शन थे प्रोटियम, ड्यूट्रियम, ट्रिटियम। दूसरा ऑप्शन था ड्यूट्रियम, ट्रिटियम। तीसरा ऑप्शन था प्रोटियम, ड्यूट्रियम। चौथा ऑप्शन था प्रोटियम और ट्रिटियम। बट हम लोग जानते हैं तीनों के तीनों इसको आइसोटोप्स है, तो आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। एक और क्वेश्चन आया था 2019 में कि हाइड्रोजन के कितने आइसोटोप्स होते हैं और उसमें से कितने रेडियो एक्टिव होते हैं। तो रेडियो एक्टिव तो सिर्फ एक होता है और 3 आइसोटोप्स होते हैं, तो 3 and 1 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। कितना हलवा सवाल देखो, मतलब और भी क्वेश्चंस है। अभी मैं आपको और थ्योरी पढ़ाऊंगा ना, तो उसके साथ और भी क्वेश्चंस मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, ओके, तो हम लोग अब आगे बढ़ते। ये इतनी बातें थी, इन बातों को नोट कर लो, आइसोटोप्स याद रख लो, और ये अच्छे से लिख लेना यार, मार्क कर लेना इसको रेड पेन से। हाइड्रोजन वाले इस आइसोटोप का ही दूसरा नाम है प्रोटियम। ठीक है, चलो सो आगे बढ़ते हैं अब। तो एक नीचे आपको कूल फैक्ट भी दिया हुआ है कि ट्रिटियम की हाफ लाइफ होती है 12.4 ईयर्स की। लिख लेना, ट्रिटियम की हाफ लाइफ होती है 12.4 ईयर्स की। हाफ लाइफ 12.4 ईयर्स। चलो, तो अब हम लोग बात करते हैं प्रिपरेशन ऑफ डाई हाइड्रोजन। डाई हाइड्रोजन बनाने को, मतलब डाई हाइड्रोजन हम लोग कैसे बनाते हैं। तो डाई हाइड्रोजन बनाने के कई तरीके होते हैं, और जितना रिएक्शन में लिख के दे रहा हूँ, हर एक रिएक्शन याद करना, यहीं से क्वेश्चन आएगा। आ भी चुका है, आ चुका है तो फिर से नहीं आएगा ना, कौन बोला। देखो, पहला मेथड इसका लेबोरेटरी मेथड, फिर इंडस्ट्रियल मेथड, ऐसे कई सारे मेथड्स है। तो लेबोरेटरी मेथड मतलब नॉर्मल मेथड, जो आप लोग भी कर सकते हो। आप क्या करो, बाजार में जाओ और बाजार से लेकर आओ जिंक और हाइड्रोजन क्लोराइड। जिंक और हाइड्रोजन क्लोराइड का रिएक्शन करा दो, तो ये बनाएंगे ZnCl2 + H2। बन गया, देखो डाइहाइड्रोजन गैस हो गया, बन गया, और क्या। ठीक है, जिंक सॉलिड लाओ और HCl एक्वस लाओ, ऑब्वियस सी बात है। तो ZnCl2 एक्वस फॉर्म में बनेगा और H2 गैसियस फॉर्म में बनेगा। ठीक है, बैलेंस करना है तो कर लो। देखो 2 है इधर, तो 2 लगा दो, 2H भी हो गया, 2H भी हो गया, 2Cl भी हो गया, 2Cl भी हो गया। बताओ किसी को नहीं समझे ये रिएक्शन, तो क्या करना है आपको, हाइड्रोक्लोरिक एसिड लेकर आओ और उसको रिएक्ट करा दो जिंक के साथ। हाइड्रोक्लोरिक एसिड लेकर आओ, उसको रिएक्ट करा दो जिंक के साथ, पहला मेथड, और फिर बन जाएगा जिंक क्लोराइड प्लस डाइहाइड्रोजन गैस। यह है पहला प्रिपरेशन का मेथड। और लो, ये एग्जाम में आपको आ सकता है, मतलब पूछ सकता है कि किससे रिएक्शन के बाद हाइड्रोजन गैस डाइहाइड्रोजन गैस बनेगी। तो वहाँ पे ऑप्शन में दिया रहेगा आपको, ये 4 ऑप्शन दिया रहेगा, तो वहाँ पे 3 करेक्ट रहेगा, 1 गलत रहेगा, या फिर 3 गलत रहेगा, 1 करेक्ट रहेगा, तो वहाँ पे आपको पहचानना रहेगा। दूसरा मेथड है, जिंक को ही आप लोग एक्वस NaOH से रिएक्ट कराओ। ठीक है, एक्वस NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड से, जिंक सॉलिड लाओ और उसको एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट कराओ। तो ये क्या बना के देंगे, ये कुछ अलग तरीके का एलिमेंट बनाएंगे, Na2ZnO2 रटना पड़ेगा, ये Na2ZnO2 एक्वस फॉर्म में, और आगे से रिलीज करेंगे H2 हाइड्रोजन गैस। ठीक, मतलब डाइहाइड्रोजन गैस। तो वहाँ पे अब आपको ये भी रिएक्शन भी आ सकता है, आपको रिएक्शन कई सारा लिख के दे दे, या फिर ऐसा ये रिएक्शन लिख के दे दे और बोल दे बताओ इसका कौन सा प्रोडक्ट करेक्ट है। तो मुझे पता है उन लोग कैसा कैसा ऑप्शन देंगे, उन लोग ऐसा ऐसा ऑप्शन देंगे, ZnOH + Na, ZnNa, या फिर Na2Zn
प्लस H2O, ऐसा कई सारा ऑप्शन हम लोग घुमाने को घुमा सकते हैं। बट आप लोगों को अगर याद रहे कि हमने S ब्लॉक में ये रिएक्शन पढ़ा है, ये रिएक्शन यूज होता है डाइहाइड्रोजन को प्रिपेयर करने के लिए लेबोरेटरी मेथड में, तो आप लोग इसको आंसर कर पाओगे। तो Na2 ZnO2 बनाता है और उसके बाद यहाँ पे फॉर्मेशन हो जाता है डाइहाइड्रोजन गैस का, डाइहाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाती है। तो आई होप आपको दोनों रिएक्शन याद रहेंगे। पहला रिएक्शन जिंक का हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, दूसरा रिएक्शन जिंक का सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। ठीक, समझ में आ गया? चलो रफ करता हूँ, आगे बढ़ता हूँ। ओके, लेट्स चेक इट इंडस्ट्रियल मेथड। इंडस्ट्रियल मेथड्स में सबसे पहला मेथड आता है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ प्योर वाटर। ठीक है, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ प्योर वाटर, ये पहला मेथड है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जितने मेथड्स बता रहा हूँ सब इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पूरी टेक्स्ट बुक आपको रीड करने आनी चाहिए, रीड करना ही चाहिए। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ प्योर वाटर, क्या करो आप लोग इलेक्ट्रोलिसिस कराते कैसे? हम लोग एक तरफ हम लोग एनोड लेते हैं, एक तरफ कैथोड लेते हैं, इलेक्ट्रिक करंट से उसको, इलेक्ट्रिक सर्किट से उसको कनेक्ट करते हैं और फिर उसके बाद जब हम लोग करंट पास कराते हैं वहाँ से, तो फिर इलेक्ट्रिक जो एनोड और कैथोड होता है वहाँ पे रिएक्शन होता है। एनोड पे ऑक्सीडेशन और कैथोड पे रिडक्शन, ये आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में और डीप में पढ़ोगे। तो होता क्या है यहाँ पे, जो आपका 2H2O है लिक्विड के फॉर्म में, इसमें आप अगर थोड़ा सा ट्रेस डालो एसिड का या फिर अल्कली का, ठीक है, थोड़ा सा ट्रेस डालो एसिड का या फिर अल्कली का और इसका इलेक्ट्रोलिसिस करा दो, तो उससे क्या होगा, जो हाइड्रोजन होगा वो कैथोड पे और जो ऑक्सीजन होगा, ऑक्सीजन जो होगा वो एनोड पे और हाइड्रोजन जो होगा वो कैथोड पे जाकर स्टिक हो जाएंगे। तो इस तरीके से आप लोग डाइहाइड्रोजन गैस को यहाँ से भी प्रिपेयर कर सकते हो। कौन सा मेथड है ये? इलेक्ट्रोलिसिस का। अब इंपॉर्टेंट ये नहीं है, इंपॉर्टेंट है प्योर डाइहाइड्रोजन। प्योर डाइहाइड्रोजन कैसे प्रिपेयर करें? अब इसमें कुछ ना कुछ इम्प्योरिटी होगी। इम्प्योरिटी जैसे यहाँ पे कुछ ट्रेस ऑफ एसिड्स है, अल्कली डाले गए हैं, है ना, एनोड पे गए हैं, एनोड पर भी अब कुछ एलिमेंट होंगे, हालांकि वो रिएक्ट नहीं करते बट फिर भी इम्प्योरिटीज आती है। इसको आप डीप में पढ़ोगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। फिलहाल इतना समझ लो, इलेक्ट्रोलिसिस में कुछ ना कुछ इम्प्योरिटीज आती है। तो अगर आपको प्योर डाइहाइड्रोजन चाहिए, मतलब प्योरिटी जिसकी 99.5% से ज़्यादा हो, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, इट इज ऑब्टेन्ड बाय इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक है, वार्म सॉल्यूशन लो आप लोग, किसका? बेरियम हाइड्रोक्साइड्स का। बेरियम हाइड्रोक्साइड्स का आप लोग वार्म सॉल्यूशन लो, हाइड्रोक्साइड्स, वार्म सॉल्यूशंस ऑफ बेरियम ऑक्साइड्स बिटवीन निकल इलेक्ट्रोड्स। ठीक है, निकल इलेक्ट्रोड्स के बीच में आप लोग बेरियम ऑक्साइड्स के वार्म सॉल्यूशंस का इलेक्ट्रोलिसिस करा दो। अगर आप यहाँ पे इलेक्ट्रोलिसिस करा दोगे तो आपको मिल जाएगा प्योर डाइहाइड्रोजन गैस। अब देखो इसका क्वेश्चन आया एक, आई विल शो यू अ क्वेश्चन, और वो क्वेश्चन देख के आपको हंसी आ जाएगी। यस, आती है कुछ क्वेश्चन में हंसी, बट कुछ क्वेश्चन आपकी हंसी छुड़ा ले जाते हैं, है ना। चलेगा, सो लेट्स चेक इट आउट द क्वेश्चन। ओके, वेयर इज द क्वेश्चन? आई एम नॉट गेटिंग। ओके, डाइहाइड्रोजन ऑफ हाई प्योरिटी इज ऑब्टेन्ड थ्रू डैश। ये क्वेश्चन है, ऑप्शन सुनना। रिएक्शन ऑफ Zn विद डाइल्यूट HCl, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ब्राइन सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वार्म BaOH2 विच इज नथिंग बट बेरियम हाइड्रोक्साइड यूजिंग निकल इलेक्ट्रोड्स। हो गया, आंसर डी है। पहला ऑप्शन दिया है कि Zn को HCl से रिएक्ट कराओ, बट उससे हमें प्योर नहीं मिलेगा। दूसरा ऑप्शन दिया इलेक्ट्रोलिसिस कराओ एसिडिफाइड वाटर का प्लेटिनम इलेक्ट्रोड से, ये वही है, बट यहाँ से भी हमें प्योर नहीं मिलेगा। तीसरा दिया इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ब्राइन सॉल्यूशन, पता नहीं क्या ये। डी ऑप्शन दिया है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वार्म BaOH2 बेरियम हाइड्रोक्साइड, इसका इलेक्ट्रोलिसिस कराओ, तो यहाँ पे प्योरिटी 99.5% से ज़्यादा होगी। तो सीधा क्वेश्चन आता है जेई में। अभी एक और क्वेश्चन है सीधा आया है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो पहला समझ गया। अब दूसरा हम लोग देखते हैं हाइड्रोकार्बन से कैसे हम लोग H2 निकाल सकते। चलिए, सो दूसरा मेथड क्या है? दूसरा मेथड है फ्रॉम कार्बन और हाइड्रोकार्बन। क्या प्रिपेयर कर रहे हैं हम लोग? डाइहाइड्रोजन गैस, ये दूसरा मेथड है। अब इसमें आप लोगों को जो रिएक्शंस है और जो मैं पॉइंट्स लिख रहा हूँ उनको अच्छे से याद करना है, अभी नहीं। मतलब कुछ लोग क्या करते हैं कि मैंने लिख के दिया, अपने नोट्स बनाया, अब सीधा उन लोग रटने लग जाते। नहीं, पहले उनको लिख लो, समझ लो, साइड में रख दो। लिख लो, समझ लो, साइड में रख दो, अगले दिन उठाओ और फिर रिवाइज करो। इससे दिक्कत क्या होगी? आपको याद तो तुरंत हो जाएगा बट फिर भूल जाओगे। ठीक है, तो ऐसा मत करो। हाइड्रोकार्बन से या फिर कार्बन से,
तो देखो इसमें होता क्या है, इसमें कई सारे स्टेजेस इन्वॉल्व होते हैं। सबसे पहला स्टेज 1 रिएक्शन आपको याद करना होगा, कौन सा कैटलिस्ट यूज हुआ है सब कुछ आपको याद करना होगा। सबसे पहला स्टेज है, अगर हम मीथेन में स्टीम पास कराए तो, याद रखो H2O वाटर नहीं, स्टीम पास कराए तो, अगर हम इसमें स्टीम पास कराए एट द टेम्परेचर ऑफ 1270 केल्विन विद द कैटलिस्ट ऑफ निकल, मतलब निकल यहाँ पे कैटलिस्ट होगा और टेम्परेचर होगा इस रिएक्शन का 1270 केल्विन, 1270 केल्विन मतलब समझते हो लगभग 1000 डिग्री सेल्सियस, समझ लो, ठीक है। तो CH4 को H2O के साथ अगर हम इसमें रिएक्ट कराए तो हमें मिलता है कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस 3H2O। अब बैलेंस कर लो, 3H है तो यहाँ पे 3 लगा दो, 3 ऑक्सीजन हो गए, 2 ही है यहाँ पे, ठीक है। सो 3 ऑक्सीजन, अच्छा H तो यहाँ पर भी है फालतू में, 4H 2H 6H, यहाँ पे भी 6H, सब कुछ बैलेंस है, हाँ कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो ये रिएक्शन होता है इसका। अब ध्यान से सुनना मेरी बात, ये जो प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस वाटर का, इसको हम लोग बोलते हैं वाटर गैस। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? वाटर गैस। और इसका सिनोनिम क्या है? इसका सिनोनिम है साइन गैस। अब JEE 2019 में क्वेश्चन पूछा कि द सिनोनिम ऑफ साइन गैस इज, सॉरी, द सिनोनिम ऑफ वाटर गैस इज डैश, वहां पे ऑप्शन दिया था माइन, साइन, टाइन, पाइन, ऐसा बहुत सारा ऑप्शन था, तो वहां पे आंसर था साइन गैस। सीधा क्वेश्चन आया था इसमें से, मतलब क्या इसमें कुछ नहीं है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हम लोग वाटर गैस और इसका जो सिनोनिम है इसको बोलते हैं हम लोग साइन गैस, ठीक है, ओके। इसके बाद क्या किया जाता है? इसके बाद कार्बन में H2O पास कराया जाता है। H2O मतलब स्टीम, वाटर नहीं, स्टीम। स्टीम पास कराई जाती है इन द प्रेजेंस ऑफ क्रोमेट, ठीक है। कैटलिस्ट की तरह काम करता है ये, क्रोमेट जो होता है कैटलिस्ट की तरह काम करता है, आयरन क्रोमेट एक्चुअली। और टेम्परेचर रहता है 400 डिग्री सेल्सियस मतलब 673 केल्विन। और इसके बाद फॉर्मेशन होता है CO2 प्लस H2 का, और यहां से हमें मिल जाती है डाइहाइड्रोजन गैस। अब ये रिएक्शन तो हो गया, ये पहला स्टेज था और ये स्टेज 2 था, ठीक है। और ये जो रिएक्शन है, ये जो स्टेज 2 का रिएक्शन है, इसको बोलते हैं वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन। क्या बोलते हैं इसको? वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन। नाम याद रखना, जो स्टेज 2 का रिएक्शन है इसको बोलते हैं वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन। पहले स्टेज में जो प्रोडक्ट फॉर्म हुआ उसको बोलते हैं वाटर गैस, जिसका सिनोनिम है साइन गैस, ठीक है। सो अब हमें डाइहाइड्रोजन तो मिल गया है, बट स्टेज 3 में हमें कार्बन डाइऑक्साइड को हटाना रहता है, ठीक। तो कार्बन डाइऑक्साइड को कैसे हटाते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड इज रिमूव्ड बाय स्क्रबिंग विथ आर्सेनिक, removed by scrubbing with sodium arsenite solution, सोडियम आर्सेनाइट सॉल्यूशन। सोडियम आर्सेनाइट सॉल्यूशन से हम लोग यहाँ पे स्क्रबिंग करते हैं और फिर उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड को धीरे धीरे हम लोग रिमूव करते हैं, ठीक है। और आजकल ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जो है डाइहाइड्रोजन का, वो पेट्रोकेमिकल्स कंपनी से है, जहाँ पे 77% तक प्रोडक्शन इसका होता है। 18% कोल से होता है और 4% इलेक्ट्रोलिटिक मेथड से होता है और 1% अदर मेथड, मतलब बाकी सारे मेथड जो हमने पढ़े नहीं उससे होता है। तो मे बी यू विल लाइक टू राइट 77% होता है पेट्रोकेमिकल से, 18% होता है कोल से, कोयले से, ठीक है। मतलब जैसे यहाँ पे आपने कार्बन यूज़ किया तो यहाँ पे आप सॉडस्ट यूज़ कर सकते थे, अच्छा ये भी लिख लो, सॉडस्ट यूज़ कर सकते थे, स्क्रैप वुड यूज़ कर सकते थे, कुछ भी यूज़ कर सकते थे आप, तो मे बी आपको एग्जाम में आ जाए, ठीक है। 18% कोल से और ओके 4% इलेक्ट्रोलिटिक मेथड से, इलेक्ट्रोलिसिस से। एक्चुअली इलेक्ट्रोलिसिस थोड़ा सा भारी मेथड होता है और उसमें खर्चा ज़्यादा आता है, बट रिएक्शन वाला सबसे इजी होता है, इसलिए पेट्रोकेमिकल मेथड सबसे ज़्यादा यूज़ होता है 77%। 4% इलेक्ट्रोलिसिस से और 1% अदर मेथड, जो कि हमें भी नहीं पता, इवन मुझे भी नहीं पता है, ठीक है। तो ये हो गई बातें हमारी फॉर्मेशन ऑफ डाइहाइड्रोजन गैस का, ठीक। सबसे पहला मेथड क्या था रिएक्शन का? Zn को HCl के साथ रिएक्ट करा दो, Zn को NaOH के साथ रिएक्ट करा दो, बन जाएगा। दूसरा मेथड था इंडस्ट्रियल मेथड, पहला इलेक्ट्रोलिसिस का, जिसमें प्योर अगर आपको ऑब्टेन करना है 99.4% से 99.5% से ज़्यादा प्योरिटी का, तो उसमें आप लोगों को बेरियम हाइड्रोक्साइड को रखना होगा 2 निकल इलेक्ट्रोड्स के बीच में, तो आपको मिल जाएगा, इलेक्ट्रोलिसिस कराना होगा। फिर तीसरा मेथड है ये हाइड्रोकार्बन से, जिसमें स्टेज 1 में हम लोग CH4 पे स्टीम पास कराते हैं 1270 केल्विन पे, जिसमें कैटलिस्ट यूज होता है निकल। नाम याद रखो यार, कैटलिस्ट का नाम याद रखो, सीधा सीधा क्वेश्चन आएगा कौन सा कैटलिस्ट यूज होता है, खाली छोड़ देगा और बोलेगा फिल इन द ब्लैंक, ऑप्शन दे देगा।
निकल, आ, जा, ऐसा ऑप्शन दे देगा। ठीक है, जो फॉर्मेशन होता है, जो प्रोडक्ट होता है उसको बोलते हैं वाटर गैस। वाटर गैस का दूसरा नाम है साइन गैस। फिर कार्बन को H2O के साथ रिएक्ट कराते हैं सेकंड स्टेज में, जिसमें 673 केल्विन रखते हैं केमिकल रिएक्शन का टेम्परेचर, और इसमें आयरन क्रोमेट यूज होता है एज अ कैटलिस्ट। CO2 बनता है, H2 बनता है, बट CO2 को रिमूव कैसे करें, तो उसको रिमूव करने के लिए यूज होता है सोडियम आर्सेनाइड सॉल्यूशन, मार्क विद ब्लैक पेन और रेड पेन प्लीज। ठीक, चलो उसके बाद क्या होता है, 77% जो है वो पेट्रोकेमिकल से प्रोडक्शन होता है, 18% कोल से, 4% इलेक्ट्रोलिसिस से, 1% अदर मेथड है जो कि हमें भी नहीं मालूम है। ओके, तो यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन आया था 2020 में कि इक्वेशन जो रिप्रेजेंट करता है वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन, तो हम जानते हैं वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन यही रिएक्शन है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी करेक्ट था। वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन कौन सा है, स्टेज 2 वाला रिएक्शन। एक्चुअली मुझे यहाँ पे अलग मार्कर यूज करना चाहिए था, लिख लो, रेड पेन से लिख लो। द रिएक्शन विच अकर इन स्टेज 2 इज नोन एज वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन देखो आपको आया था जेई में 2020 में। सो ऐसे हलवा हलवा क्वेश्चन आते रहते हैं, टेंशन नहीं है। ठीक है, अब आगे देखो और भी क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे तो और भी आपको PYQs मिलेंगे। अब मैं बार बार नहीं कराऊंगा, आप लोग देखते रहना। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब आइए अब डिस्कस करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ डाइहाइड्रोजन। बस प्रॉपर्टीज में हम लोग 2 प्रॉपर्टीज देखेंगे, फिजिकल जो 2 मिनट में खत्म हो जाएगी, फिर केमिकल जो 10 मिनट में खत्म हो जाएगी, फिर लास्ट में हम लोग इसका यूजेस देखेंगे। वहां पे आपका हाइड्रोजन का सारा कंसेप्ट खत्म हो जाता है। फिर जो बोर्ड वाले हैं वो लीव ले सकते हैं। अब अगले लेक्चर में हम लोग सीधा एलिमेंट्स को शुरू करेंगे, मतलब जो बाकी एलिमेंट्स है ग्रुप 1 और 2 के, उनकी हम लोग बातें करेंगे। हाँ, तो प्रॉपर्टीज ऑफ डाइहाइड्रोजन। ठीक है, सो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज, जो कि कुछ भी नहीं है यार। 2 फिजिकल प्रॉपर्टीज याद रखो। सबसे पहली, इट इज ऑर्डरलेस, कलरलेस, टेस्टलेस। क्या, डाइहाइड्रोजन। इट मतलब क्या, डाइहाइड्रोजन। इट इज कलरलेस, टेस्टलेस एंड ऑर्डरलेस। ठीक है, टेस्टलेस होता है, कलरलेस होता है और ऑर्डरलेस होता है। और जब ये बर्न करता है, इट बर्न्स विथ अ पेल ब्लू फ्लेम। ठीक है, पेल ब्लू फ्लेम। पेल मतलब काफी हल्का, बहुत ही हल्का रंग। ठीक है, सो ब्लू फ्लेम तो होती है बट बहुत ही हल्का रंग होता है। और ये नॉन पोलर वाटर इनसॉल्युबल गैस होती है। इट इज नॉन पोलर वाटर इनसॉल्युबल गैस, वाटर के साथ सॉल्युबल नहीं होती है। ठीक है, इनसॉल्युबल गैस। एंड इट इज लाइटर देन एयर, हवा से भी ज़्यादा हल्की होती है। टेक्स्ट बुक का लगभग मैं हर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बोर्ड पे लिख दे रहा हूँ, तो आप अगर नोट्स बना रहे हो मेरे साथ तो समझ लो आपका चैप्टर इस ब्लॉक ऐसे ही आ गया, आपको कोई एक्स्ट्रा बुक नहीं फॉलो करनी होगी। ठीक है, सबसे पहला प्रॉपर्टी कलरलेस, टेस्टलेस, ऑर्डरलेस। दूसरी प्रॉपर्टी पेल ब्लू फ्लेम के साथ ये बर्न होता है। तीसरी प्रॉपर्टी ये नॉन पोलर होता है, वाटर इनसॉल्युबल गैस होता है, और ये हवा से भी ज़्यादा हल्का होता है। ठीक है, सो ये 3 प्रॉपर्टीज इसकी याद रखो। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये फिजिकल प्रॉपर्टीज थी, दीज आर फिजिकल प्रॉपर्टीज। हम लोग आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज को। ओके, तो यहाँ पे 5 केमिकल प्रॉपर्टीज दी हुई हैं, एक्चुअली 4 हैं, 4 में 2 हैं। तो पहले हम लोग पहली 2 केमिकल प्रॉपर्टीज को देखते हैं। एक्चुअली केमिकल प्रॉपर्टीज में हम लोग मेनली रिएक्टिविटी को डिस्कस हम लोग करते हैं। तो सबसे पहला है रिएक्शन विथ मेटल्स। जो हाइड्रोजन है ना वो मेटल के साथ रिएक्ट करता है। इट इज हाईली रिएक्टिव विथ अल्कली मेटल्स एंड स्ट्रोंटियम, कैल्शियम, बेरियम। ठीक है, इनके साथ भी ये काफ़ी ज़्यादा रिएक्टिव है। ठीक है, बट इसके ऊपर कंडीशन है एट, ठीक है, हाई टेम्परेचर पे आपको रिएक्शन कराना होगा टू फॉर्म मेटल हाइड्राइड। आई होप मैं गंदा नहीं लिख रहा हूँ, बहुत गंदा लिख रहे हो। कैल्शियम, बेरियम एट हाई टेम्परेचर, ठीक है, फॉर्म मेटल हाइड्राइड। मतलब जैसे मेरे पास यहाँ पे सोडियम है सॉलिड में, हाइड्रोजन गैस है गैसियस फॉर्म में, इसको मैं हीट दूँ तो बन जाएगा NaH। बस यही मैं कहना चाहता हूँ, इसको बोलेंगे सोडियम हाइड्राइड। ठीक है, सिमिलरली ऐसे जो हाइड्रोजन्स होते हैं, हाइड्रोजन्स भी ऐसा ही मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं। और ओके, तो हमने पहले हाइड्रोजन का देखा, तो जब भी हाइड्रोजन एक मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो वो बनाता है मेटल हाइड्राइड। सेम ऐसी ही प्रॉपर्टी दिखाते हैं हाइड्रोजन्स। हाइड्रोजन्स भी रिएक्ट होते हैं किसी मेटल से, और ये लोग हाइड्राइड नहीं, ये लोग हलाइड्स बनाते हैं। हाइड्रोजन है तो हलाइड्स, हाइड्रोजन है तो हाइड्राइड। ठीक,
तो इन लोग हैलाइड्स बनाते हैं। तो ये दोनों प्रॉपर्टीज जो थी हाइड्रोजन की वो हैलोजेंस के साथ सिमिलर थी, ठीक है। तो इसकी वजह से हैलोजन में रखने की बात हो रही थी, बट ऐसा नहीं हो सका, ठीक है। सो सोडियम यहाँ पे रिएक्ट हुआ हाइड्रोजन के साथ, चाहो तो बैलेंस भी कर सकते हो। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है तो यहाँ पे 2 लगा दो, तो यहाँ पे भी 2 लगा दो, दैट्स इट, ठीक है। ज़्यादा कोई उतना बड़ी बात नहीं है। सेम टू सेम हाइड्रोजन्स भी करते हैं। हाइड्रोजन्स भी मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं, अल्कली मेटल के साथ, कैल्शियम के साथ, बेरियम के साथ, स्ट्रोंटियम के साथ, अलग अलग मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं और बनाते हैं हैलाइड्स, ठीक, समझ में आया। जैसे NaF वो क्या कहलाएगा, सोडियम हैलाइड, ठीक है। ये क्या कहलाएगा, सोडियम हाइड्राइड। तो हाइड्रोजन जब मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं तो उनको बोलते हैं हैलाइड, हाइड्रोजन जब रिएक्ट करके कुछ बनाते हैं तो उनको बोलते हैं हाइड्राइड, ठीक है। ये पहली प्रॉपर्टी थी। चलो दूसरा देखते हैं। ओके, अगला देखते हैं रिएक्शन विद डाइऑक्सीजन। ये सेकंड वाली प्रॉपर्टी, रिएक्शन विद डाइऑक्सीजन मतलब O2 के साथ। सो देखो, डाइऑक्सीजन के साथ अगर इसको रिएक्ट आपको कराना है तो इसको आप लोगों को हाई टेम्परेचर पर कराना होगा, या फिर हीटिंग करा के कराना होगा, या फिर कैटलिस्ट के प्रेजेंट पे। इट कैन बी डन बाय यूजिंग कैटलिस्ट और एट हाई टेम्परेचर, ठीक है, टू फॉर्म वाटर। इसके बाद वाटर ही बनने वाला है, और ये प्रोसेस जो होता है वो एक्सोथर्मिक होता है, ठीक है। दिस रिएक्शन इज हाईली एक्सोथर्मिक। मतलब जैसे मेरे पास यहाँ पे H2 है और यहाँ पे O2 है, तो या तो आप लोग इसमें कैटलिस्ट ऐड कर दो, कोई भी कैटलिस्ट, नाम नहीं दिया हुआ है तो नहीं लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, या तो आप इसको हीट कर दो, ऑप्शन है, यहाँ ऑप्शन है, ऐसा नहीं कि दोनों करना है, नहीं, या तो कैटलिस्ट डाल दो या तो हीट कर दो, आपके पास मिल जाएगा H2O, ठीक है। बैलेंस करना चाहो कर लो, 2 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन, यहाँ पे 2 लगा दो, ये हो गया बैलेंस, यहाँ पे 4 हो गया, यहाँ पे 2 लगा दो। ये रहेगा आपको लिक्विड के फॉर्म में, ये रहेगा आपको गैसियस फॉर्म में, ये रहेगा आपको गैसियस फॉर्म में, ठीक है। दोनों के दोनों ही गैसियस फॉर्म में रहते हैं। और यहाँ पे जो एक्सोथर्मिक प्रोसेस में जो हीट रिलीज होती है वो होती है -235 किलो जूल पर मोल, -235 किलो जूल पर मोल, इतनी हीट यहाँ पे रिलीज होती है। किसमें, इस रिएक्शन में। कौन से रिएक्शन में, रिएक्शन ऑफ डाइहाइड्रोजन विथ डाइऑक्सीजन। फिर से देखते हैं ये कैसे हम लोग करते हैं। या तो हम लोग इसमें कैटलिस्ट ऐड कर दे, या हाई टेम्परेचर पे ले जाके इसको रिएक्ट कराएं। तो हाइड्रोजन को जब हम लोग ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराएंगे, डाइहाइड्रोजन को डाइऑक्सीजन के साथ, तो बनेगा वाटर। बट जरूरी हम लोग कैटलिस्ट ऐड करें या फिर हीट करें। और ये बहुत ही एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है, बहुत हीट रिलीज होती है इसमें, -235 kJ पर मोल तक हीट यहाँ पे रिलीज होती है। माइनस क्योंकि एक्सोथर्मिक प्रोसेस में माइनस लगाते हैं, हीट रिलीज हुई ना, तो यहाँ पे ऐसा भी लिख सकते हो +335 किलो जूल पर मोल, ठीक है। तो ये हो गई हमारी सेकंड प्रॉपर्टी। और इसमें भी जो हाइड्रोजन है वो हाइड्रोजन के साथ रिजेंबल करता है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं हाइड्रोजन का रिएक्शन विथ हाइड्रोजन्स, ठीक है, रिएक्शन विथ हाइड्रोजन्स, ठीक है। सो डाइहाइड्रोजन जो होता है ये फ्लोरीन के साथ इवन -250 डिग्री सेल्सियस पर भी रिएक्ट हो सकता है, -250 डिग्री सेल्सियस पर भी। डाइहाइड्रोजन कैन, या फिर डाइहाइड्रोजन जैसा लिखा है वैसा लिखो, इन्फ्लेम्स विथ फ्लोरीन इवन एट, सोचो कितना कम टेम्परेचर है, -250 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, इन डार्क। और अगर हम लोग इसको रिएक्ट फ्लोरीन के साथ तो ये इतने टेम्परेचर पर भी रिएक्ट हो जाता है, बट या फिर ऐसा लिखो जैसा टेक्स्ट बुक में लिखा है, वेयर एज इट रिक्वायर्स कैटलिस्ट टू रिएक्ट विथ आयोडीन। आयोडीन के साथ रिएक्ट होने के लिए इसको कैटलिस्ट की आवश्यकता रहती है, ठीक है। तो हाइड्रोजन्स के साथ भी यहाँ पे भी ये रिजेंबल करता है, ठीक है। तो इन दिस रिस्पेक्ट डाइहाइड्रोजन रिजेंबल्स अल्कली मेटल्स विच ऑल्सो रिएक्ट विथ हाइड्रोजन। तो यहाँ पे भी जो हाइड्रोजन्स होते हैं उनके साथ अल्कली मेटल्स भी रिएक्ट होते हैं और हाइड्रोजन भी रिएक्ट होता है। तो ये प्रॉपर्टी में जो हाइड्रोजन है वो सिमिलरिटी शो करता है कि इसके साथ अल्कली मेटल के साथ, क्योंकि अल्कली मेटल भी हाइड्रोजन्स के साथ रिएक्ट करते हैं और बनाते हैं हैलाइड्स, ठीक है, विथ ग्रुप 1, या फिर अल्कली मेटल्स लिख देना आप लोग। और ये हैलाइड्स बनाते हैं हैलोजेंस के साथ रिएक्ट करके। सपोज यहाँ पे H2 है, यहाँ पे कोई भी एलिमेंट X2 है, X2 कोई भी एक एलिमेंट है हैलोजन ग्रुप का, ग्रुप 17 का, ठीक है। तो ये रिएक्ट होके बनाते हैं 2HX, याद रखो, ठीक है। ये भी गैसियस फॉर्म में रहेगा, ये भी गैसियस फॉर्म में रहेगा, इवन ये भी गैसियस फॉर्म में रहेगा,
कोई भी हो, यहाँ पे Cl2 हो, F2 हो, कुछ भी हो, लास्ट में ये लोग 2HX बनाएंगे। सपोज मैं ऐसा लिख दूँ H2 + F2, तो ये बनाएंगे 2HF, ठीक है, इस तरीके से। तो ये X कौन है? X है कोई हैलोजन, और जो रिएक्ट हो रहा है H2 के साथ, तो इनका रिएक्शन मिला के देगा 2HX। तो अगर हम लोग पहले रिएक्शन की बात करें, जो रिएक्शन था मेटल्स के साथ, उसमें सिमिलरिटी दिखा रहा था वो हैलोजेंस के साथ, बट ये रिएक्शन अगर देखें तो इसमें सिमिलरिटी दिखा रहा है अल्कली मेटल के साथ। दोगला इंसान है, ठीक है, तो ऐसा ही रहता है ये। तो चलो अब चौथी प्रॉपर्टी देखते हैं। चलिए, चौथा है रिड्यूसिंग नेचर ऑफ डाइहाइड्रोजन। reducing nature of dihydrogen. Dihydrogen reduces oxides and ions of metal. Those are less reactive to iron. Those are लेस रिएक्टिव देन आयरन, जो कि आयरन से कम रिएक्टिव होते हैं, उनके साथ डाइहाइड्रोजन कंबाइन करता है और अपने ऑक्साइड्स बनाता है, ठीक है, रिएक्टिव देन फेरस टू द करस्पॉन्डिंग मेटल्स एट मॉडरेट टेम्परेचर। मॉडरेट टेम्परेचर मतलब कोई भी टेम्परेचर ले सकते हो आप लोग, मॉडरेट मतलब हल्का फुल्का, ठीक। जैसे हम लोग बात करें कॉपर ऑक्साइड की, कॉपर ऑक्साइड और यहाँ पे H2, तो ये रिएक्ट कॉपर प्लस H2O, ऐसा। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड था, डाइहाइड्रोजन के साथ रिएक्ट हुआ, कॉपर प्लस H2O बन गया। तो यहाँ पे कॉपर प्लस डाइहाइड्रोजन ऑक्साइड बन गया, मतलब वाटर बन गया। तो इसी प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं रिड्यूसिंग नेचर ऑफ डाइहाइड्रोजन। जैसे यहाँ पे और भी एग्जांपल दिए हुए हैं, Fe3O4 प्लस H2, इससे क्या बनता है, इसे बनता है 3Fe प्लस H2O। अब यहाँ पे देखो दो हाइड्रोजन है, ठीक है, बैलेंस है, 4 ऑक्सीजन है, तो यहाँ पे 4 ऑक्सीजन लगाना जरूरी है, 8 हाइड्रोजन हो गया, ठीक है, 3 Fe है, यहाँ पे 8 लगा दो, ओके 4 ही लगाओ क्योंकि 2 हाइड्रोजन है यहाँ पे, तो 4 2 8 यहाँ पे हो गया, 8 यहाँ पे हो गया, बैलेंस हो गया। तो इसका मतलब यहाँ पे हाइड्रोजन जो है वो बना लेता है हाइड्रोजन ऑक्साइड, है ना, वाटर बना लेता है। डाइहाइड्रोजन रिड्यूसेस ऑक्साइड्स एंड आयंस ऑफ मेटल्स, दोज आर लेस रिएक्टिव देन फेरस। आयरन से कम रिएक्टिव जो होते हैं वो क्या करता है, डिस्प्लेस कर देता है ना, कॉपर की जगह हाइड्रोजन ले लेता है, यहाँ पे फेरस की जगह ऑक्सीजन ले लेता है, तो इस तरीके से वो H2O बना देता है। इसको बोलते हैं रिड्यूसिंग नेचर ऑफ डाइहाइड्रोजन। अगला देखते हैं हाइड्रोजिनेशन। ओके, सो लेट्स सी हाइड्रोजिनेशन ऑफ अनसैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड। मतलब किसी अनसैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड को अगर हम लोग डाइहाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कराएं बाय यूजिंग सम कैटलिस्ट, तो क्या होता है, ऑफ अनसैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये लास्ट इसका प्रॉपर्टी है, 4th का B है ये, ठीक है, अनसैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड। ओके, सो यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं वेजिटेबल ऑयल। 10th में आपको 9th चैप्टर में था वेजिटेबल ऑयल, है ना, क्या पता, चलो ठीक है, देख लो। वेजिटेबल ऑयल कुछ ऐसा होता है, इथीन, ठीक है। इसको हमने रिएक्ट कराया H2 के साथ और हमने ऐड किया यहाँ पे कैटलिस्ट निकल, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इसको हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कराया, निकल को एज अ कैटलिस्ट यूज़ किया और हाई टेम्परेचर पे हमने ये रिएक्शन कराया, तो यहाँ पे बन गया सैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड। सैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड मतलब सैचुरेटेड फैट आप लोग बोल सकते हो, एक्चुअली ऐसा है CH, ठीक है, सैचुरेटेड फैट। तो हाइड्रोजिनेशन मतलब बेसिकली व्हाट, हाइड्रोजिनेशन मतलब किसी अनसैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड को डाइहाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके सैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाना। अब अनसैचुरेटेड सैचुरेटेड क्या होता है, अनसैचुरेटेड मतलब कंपाउंड विथ डबल और ट्रिपल बॉन्ड। डबल और ट्रिपल बॉन्ड, कितना बॉन्ड है यहाँ पे, 2, तो डबल बॉन्ड मतलब अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड मतलब सिंगल बॉन्ड, कितना बॉन्ड है यहाँ पे, सिंगल, तो मतलब ये कौन सा है, सैचुरेटेड है, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग वनस्पति घी वगैरह बनाते हैं इससे, सॉलिड फैट वगैरह, ठीक है। तो जब भी हम लोग किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड को हाइड्रोजन के साथ, डाइहाइड्रोजन गैस के साथ हम रिएक्ट कराते हैं बाय यूजिंग निकल एज अ कैटलिस्ट एट हाई टेम्परेचर, तो हमें मिलता है सैचुरेटेड फैट। जैसे अगर हम लोग वेजिटेबल ऑयल को रिएक्ट कराएंगे तो हमें मिलेगी वनस्पति घी, दैट इज सॉलिड फैट, ठीक है। तो अनसैचुरेटेड कंपाउंड से सैचुरेटेड कंपाउंड बनाना इज हाइड्रोजिनेशन ऑफ अनसैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड।
तो ये सारी केमिकल प्रॉपर्टीज थी डायहाइड्रोजन की। आई होप आपको एक एक प्रॉपर्टी अच्छे से समझ में आई होगी। ना समझ में आई हो तो रिपीट करें, समझ जाएगी। लास्ट में देख लेते हैं यूजेस। ओके, सो लेट्स सी द यूजेस ऑफ डाईहाइड्रोजन। सबसे पहला यूज जो होता है डाईहाइड्रोजन का वो होता है प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया में, मतलब NH3 को फॉर्म करने में सबसे ज़्यादा यूज होता है डाईहाइड्रोजन का। अब कैसे होता है वो हम लोग आगे के चैप्टर्स में देखेंगे, आप लोग टेंशन मत लो, ठीक है। फिर डाईहाइड्रोजन जो होता है वो वनस्पति घी बनाने में काम आता है हाइड्रोजिनेशन के प्रोसेस से, जो कि हमने थोड़ी देर पहले देखा। लिक्विड डाईहाइड्रोजन यूज होता है एज अ रॉकेट फ्यूल, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। कोई नहीं सोचेगा कि H2 का यूज करके हम लोग रॉकेट फ्यूल बना सकते, बट गैसियस फॉर्म में नहीं, लिक्विड फॉर्म में। इन द प्रिपरेशन ऑफ इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड, जैसे वाइन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड और क्या होगा इन द प्रिपरेशन ऑफ इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड लाइक मिथेनॉल, बल्क क्वांटिटी, मतलब भारी मात्रा में प्रोडक्शन के लिए यूज करते हैं हम लोग H2 का। कैसे? 2H2 को हम कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ रिएक्ट कराते हैं और यूज करते हैं कैटलिस्ट। कैटलिस्ट कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं है, कैटलिस्ट है कोबाल्ट। कैटलिस्ट के नाम प्लीज रट लेना भाई, सीधे सीधे क्वेश्चन आएंगे कि मिथेनॉल के प्रोडक्शन में जब डाईहाइड्रोजन का यूज करते हैं तो कौन सा कैटलिस्ट यूज होता है बताओ? तो बताते ही रह जाओगे फिर अगर नहीं याद रखोगे तो कोबाल्ट यूज होता है यहाँ पे। ऐसे भी याद कर सकते हो, कार्बन मोनोऑक्साइड मतलब को, तो कैटलिस्ट भी इसका को। अब को से समझ जाना, कोबाल्ट है। CH3OH इज मिथेनॉल, दैट इज अल्कोहल। ओके, डाईहाइड्रोजन जो होता है वो यूज किया जाता है HCl के प्रिपरेशन में और मेटल हाइड्राइड्स के प्रिपरेशन में। मेटल हाइड्राइड्स क्या होते हैं वो मैंने आपको बता दिए। अल्कली मेटल या अल्कलीन अर्ध मेटल जब हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करते हैं या डाईहाइड्रोजन के साथ जब रिएक्ट करते हैं तो बनाते हैं मेटल हाइड्राइड्स, और जब हाइलोजेंस अल्कली मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं तो बनाते हैं हलाइड्स, मेटल हलाइड्स। ठीक है, तो ये थे इनके यूजेस। सारे यूजेस को नहीं रटना है, ये चीज़ आप पहले से जानते हो। ये चीज़ भी आप लोग जान जाओगे थोड़े दिनों में, क्योंकि इसका रिएक्शन आप लोग पढ़ोगे। N2+3H2 गिव्स आउट 2NH3 केमिकल इक्विलिब्रियम में, बहुत इसका इक्वेशन आप पढ़ोगे, टेंशन मत लो। इसका इक्वेशन होता है N2+3H2 गिव्स आउट 2NH3, ठीक है। चलो मैं लिख देता हूँ, N2+3H2 गिव्स आउट इक्विलिब्रियम में 2NH3, ठीक है। ये इसका प्रोसेस होता है। हम लोग डायनाइट्रोजन को 3 डाइहाइड्रोजन गैस के साथ रिएक्ट कराते हैं तो हमें मिलता है अमोनिया। अमोनिया मतलब NH3, ठीक है। सो अमोनिया के प्रोडक्शन में इसका यूज़ किया जाता है क्योंकि काफ़ी भारी मात्रा में इससे अमोनिया मिल जाता है। दूसरा क्या, वनस्पति घी का आप अनसैचुरेटेड कंपाउंड से उसको सैचुरेटेड बनाओ बाय यूजिंग कैटलिस्ट एज निकल को एज अ कैटलिस्ट यूज़ करो और हाइड्रोजनेशन करा दो ऑयल्स का। हाइड्रोजनेशन कराना मतलब अनसैचुरेटेड कंपाउंड से सैचुरेटेड कंपाउंड बनाना। लिक्विड डाइहाइड्रोजन को एज अ रॉकेट फ्यूल यूज़ करते हैं और इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के प्रिपरेशन में, जैसे एक एग्जांपल है अल्कोहल, उसको बल्क क्वांटिटी में हम प्रोड्यूस कर सके इसके लिए भी यूज़ करते हैं डाइहाइड्रोजन का। 2H2 को हम रिएक्ट कराते कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ, मिल जाता है अल्कोहल। तो डाइहाइड्रोजन जो होता है वो HCl और मेटल हाइड्राइड्स के भी प्रोडक्शन में यूज़ होता है। तो यहाँ पे बोर्ड वालों का जो हाइड्रोजन चैप्टर था वो खत्म होता है। अब छोटी मोटी चीज़ें हैं जो रह गई हैं और बाकी कुछ बातें अगर छूट गई तो अगले लेक्चर में कवर कर लेंगे, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच।